नमस्ते स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्ट 3 डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर का। लास्ट लेक्चर में हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट देखा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, तो ये रहा देखो। कभी भी अगर आप किसी मेटल पे, और उसमें भी सबसे ज्यादा अल्कली मेटल्स पे फोटॉन्स डालोगे तो उसके सरफेस से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो बाहर निकलेंगे। बराबर, हाँ या ना? ये हमको किसने बताया था? पहले हर्ट्ज ने बताया था, फिर लेनर्ड ने बताया था, हॉलबर्ग ने बताया, सब ने बताया। अब उसमें आपको एक चीज ये भी पता है कि भाई इस मेटल का कुछ वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम उतनी एनर्जी तो देनी पड़ेगी, उसके अलावा काम नहीं चलेगा। ठीक है। और हमने वो थ्योरी ऑफ लाइट और सब में उसमें ही पढ़ा कि उसमें तो ऐसा नहीं है कि बार बार डालते रहो तो यहाँ पे जो है वो एनर्जी एनर्जी इकट्ठा करता 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 लेकर फिर बाहर निकलेगा। इट्स नॉट दैट, ऐसा तो है नहीं इसमें। तो क्या करेगा, एक साथ उससे ज्यादा एनर्जी आपने दी। मान लो सोडियम मेटल का वर्क फंक्शन है 2.9 eV, इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है वर्क फंक्शन। और अगर आप इस पे से 2.5 eV दे रहे हो तो क्या इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? नहीं, 2.5 eV में बाहर नहीं निकलेंगे। ठीक है। अगर मान लो 2.9 eV दिया तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे? यस, निकल जाएंगे, बस बाहर निकलेंगे। फिर आगे क्या नहीं पता। जैसे मान लो कि आप लोगों को घूमने जाना है, आपको गोवा घूमने जाना है। गोवा का ट्रिप का आपको ट्रैवलिंग का खर्चा है पहले 1,000 रुपया टिकट का। आपको मम्मी पापा ने 1,000 रुपया ही दिया है, तो आप 1,000 रुपया लेके उधर पहुंच पाओगे? फिर क्या रहोगे, कहाँ पे रहोगे, क्या खाओगे? कुछ नहीं, उसके लिए तो पैसे नहीं है। तो उसका भी यही है कि भाई उसको जितना चाहिए था उतना मिल गया। बट अगर मैं यहाँ पे 3.5 ईवी दूंगा तो इलेक्ट्रॉन बाहर तो निकलेगा, बट वो भागेगा। वो क्या करेगा? भागेगा। क्योंकि 3.5 ईवी में से उसने 2.9 ईवी यूज कर लिया। किसमें? टू कम आउट ऑफ मैटर, उसमें यूज कर लिया। तो कितना बचा? 0.6 ईवी बचा। अब ये 0.6 ईवी जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, वो तो एनर्जी है, वो किस में यूज करेगा? काइनेटिक एनर्जी में यूज कर लेगा। यही चीज हमको किसने बताई? आइंस्टाइन ने बताया। इसलिए इलेक्ट्रॉन्स निकल के भागते हैं। बराबर है? समझ में आया अब बेटा? In 1905, Albert Einstein proposed a radically new picture of electromagnetic radiation to explain photoelectric effect. उसने क्या बताया? Photoelectric emission does not take place by continuous absorption of energy from radiation. Continuously नहीं लेगा, instantaneous. Instantaneous मतलब उसको उतनी एनर्जी दो तो ठीक, नहीं तो कुछ नहीं। समझ रहे हो? मैंने आपको एक एग्जांपल भी दिया था शॉपकीपर वाला। 500 रुपए का है तो 500 ही दो, 450 भी नहीं और 490 भी नहीं। कल देके जाऊंगा नहीं, ऐसा नहीं, आज के आज। तो रेडिएशन एनर्जी इज बिल्ड अप ऑफ डिस्क्रीट यूनिट। डिस्क्रीट मतलब जैसे आप देख रहे हो ना, एक 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 एक, ये एक यूनिट एक यूनिट एक यूनिट, सब डिस्क्रीट यूनिट से बने हुए। द सो कॉल्ड क्वांटा ऑफ एनर्जी ऑफ रेडिएशन, उसको क्वांटा ऑफ एनर्जी बोलते हैं। ईच क्वांटम ऑफ रेडिएंट एनर्जी हैज एनर्जी h न्यू, न्यू h न्यू frequency, where h is Planck's constant and mu is the frequency of light. इन h न्यू की जगह पे आप hf भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बता देना। तो इसका मतलब इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एन इलेक्ट्रॉन एब्सॉर्ब द क्वांटा hf ऑफ रेडिएशन। वो कितना एनर्जी लेगा? hf ले लेगा। Now if this quantum of energy is absorbed exceeds minimum energy needed for the electron to escape the metal surface, minimum energy कितनी होती है? phi naught। ये बंदा इधर कितनी एनर्जी दे रहा है? hf, और इसका है phi naught। अगर hf इज ग्रेटर देन phi naught तो क्या, और hf इज लेस देन phi naught, hf मतलब वो एनर्जी दे रहा है वो phi naught से कम है, तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे। ग्रेटर देन phi naught है तो इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, निकलेंगे और स्पीड में मूव भी करेंगे। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इज एमिटेड विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। जैसे मैंने आपको बताया, देख लो, ये रहा, ये आपका क्या है? hf। बराबर, ये क्या है आपका? hf। ये आपका क्या है? phi naught। और ये जो एनर्जी बची वो क्या है? ke।
इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, एच एफ माइनस फाइव नॉट इज इक्वल टू के। तो उसको जो काइनेटिक एनर्जी मिलेगी वो कहाँ से मिलेगी, जितनी एनर्जी दी उसमें से जो बाहर निकलने के लिए एनर्जी माइनस कर दो, बाकी बचा वो सब के सब वो किस में यूज कर देगा, काइनेटिक एनर्जी में। है कि नहीं, देख लो। ठीक है। एंड मोर टाइटली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स विल इमर्ज विद काइनेटिक एनर्जी लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू। बट अगर देखो, एक तो लेयर होती है, ठीक है, अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ये वाले हैं वो जितनी एनर्जी से निकलेंगे काइनेटिक की, नीचे वाले हैं वो कम से निकलेंगे क्योंकि उनको बाहर निकालने के लिए ज्यादा पैसा चाहिए। So note that the intensity of light of a given frequency is determined by the number of photons incident per second. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। इंटेंसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंसिडेंट पर सेकंड। एक सेकंड में कितने फोटॉन्स इंसिडेंट होते हैं उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। Now increasing the intensity will increase the number of emitted electrons per second. इंटेंसिटी बढ़ा दोगे तो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे। However, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is determined by the energy of each photon. But maximum kinetic energy किस पे डिपेंड करेगा, तो देखो ये एक फोटोन है, वो इस पे गिरेगा, इसने इस इलेक्ट्रॉन को निकाला, तो इस फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगा। क्लियर हुआ बेटा, पक्का? चलो प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बेटा जल्दी से। देखो बेटा इस हिसाब से, अब देखो 700 nm वाली जो वेवलेंथ है वो 1.77 eV देगा, इसको 2 eV चाहिए इसलिए इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकलेंगे। 550 nm वाली 2.25 देगा तो वो निकल जाएगा, तो उसके बाद उसकी स्पीड होगी, मतलब बाहर निकलने के बाद उसकी इतनी स्पीड होगी। जैसे आपने वेवलेंथ और घटा दी, ईवी बढ़ गया, तो उसकी स्पीड उसकी इतनी हो जाएगी। आया समझ में, पक्का? ठीक है। तो मतलब जो रिमेनिंग यहाँ पे देखो 2 और 3.1, तो यहाँ पे 1.1 ईवी बचा, यहाँ पे 2.25 और 0, तो यहाँ पे 0.25 ईवी बचा। तो जितना ईवी बढ़ा जाएगा तो उतनी उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। अब जो हमको काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हमें मिला, क्या मिला फॉर्मूला, एच न्यू दैट इज एच एफ माइनस फाइव नॉट। तो उससे हम क्या पता कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू इक्वेशन के मैक्स डिपेंड्स लीनियरली ऑन न्यू। के इज इक्वल टू एच एफ माइनस फाइव नॉट और के इज इक्वल टू एच न्यू माइनस फाइव नॉट। मतलब के इज लीनियरली, मतलब जितना न्यू बढ़ाओगे के बढ़ता जाएगा। न्यू इज व्हाट, फ्रीक्वेंसी, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन। इंटेंसिटी से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी। आगे हमने देखा था इन एग्रीमेंट विद द ऑब्जर्वेशन, जो हमने आगे देखा था। This has happened because in Einstein's picture, photoelectric effect arises from the absorption of single quantum of radiation by a single electron. एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन को देगा, ऐसे नहीं कि यहाँ पे देखो बहुत सारे क्वांटाज हैं वो एक इलेक्ट्रॉन को देंगे, नहीं, एक क्वांटा एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा, वो उसका ऑब्जर्वेशन था। The intensity of radiation, that is proportional to the number of energy quanta per unit area per unit time, is irrelevant to this basic process. यहाँ पे इंटेंसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एक मिनिमम इंटेंसिटी चाहिएगी, बाकी तो फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ती जाएगी। दूसरा, सिंस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के मैक्स मस्ट बी नॉन नेगेटिव, ये भी सही है। नॉन नेगेटिव मतलब वो जीरो नहीं आना चाहिए, ये जीरो, तो उसका मतलब क्या हुआ, एच एफ मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव नॉट, दैट इज एच न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन फाइव नॉट, और न्यू मस्ट बी ग्रेटर देन न्यू नॉट। है न्यू नॉट क्यों, बताता हूं। आपका जो वर्क फंक्शन होता है ना, उसका फॉर्मूला होता है एच एफ नॉट, याद करो, आगे हमने पढ़ लिया। तो देयरफॉर इधर से एफ नॉट का फॉर्मूला क्या होगा, फाइव नॉट बाय एच, आगे फाइव नॉट बाय एच, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट। इक्वेशन शोज दैट द ग्रेटर द वर्क फंक्शन, द हायर द मिनिमम और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट नीडेड टू परमिट द फोटो इलेक्ट्रॉन। वर्क फंक्शन जैसे हमने देख लिया, सोडियम के लिए 2 था, अगर जैसे 2 से 3 हो गया तो मिनिमम जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए, मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसके बाद इलेक्ट्रॉन्स निकलना स्टार्ट करेंगे, तो के का दूसरा फॉर्मूला होता है एच एफ माइनस एच एफ नॉट, दैट इज एच कॉमन निकालेंगे तो एफ माइनस एफ नॉट। मतलब अगर आप एफ नॉट बढ़ाते जाओगे काइनेटिक एनर्जी कम होती जाएगी, है ना, क्योंकि ये डिफरेंस क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। Thus there exists a threshold frequency nu naught or f naught for the metal surface below which no photoelectric emission is possible. अगर मान लो कि f naught जो है
वो बढ़ गया, एफ से भी बढ़ गया, इफ एफ इज लेस देन एफ नॉट, तो काइनेटिक एनर्जी तो नेगेटिव हो जाएगी, विच इज नॉट पॉसिबल एट ऑल। समझ तो पा रहे हो बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ? वर्क फंक्शन पता है ना कि भाई आप किसी भी मेटल सरफेस पे फेंकोगे तो वो उधर से इलेक्ट्रॉन्स बाहर कब निकलेंगे? जब अगर आपने एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा दी तो। और वर्क फंक्शन क्या होता है? एच एफ नॉट। No matter how intense the incident radiation may be or how long it falls on the surface, intensity से कोई लेना देना नहीं है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी चाहिए तभी वो बाहर निकालेगा, वरना नहीं निकालेगा। ठीक है, आया समझ में? लिख लिए 2 पॉइंट्स और 2 पॉइंट्स है, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्वेश्चन थियरी में आ सकता है। थर्ड, in this picture the intensity of radiation as noted above is proportional to the number of energy quanta per unit area of time। आई मतलब नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा, जितना एनर्जी क्वांटा गिरेगा यूनिट एरिया पे यूनिट टाइम में। मान लो ये एरिया, इस एरिया पे जितना क्वांटा गिरेगा पर यूनिट एरिया एंड पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटेंसिटी। द ग्रेटर द नंबर ऑफ एनर्जी क्वांटा अवेलेबल, द ग्रेटर इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्बिंग द एनर्जी क्वांटा। जितना अगर आप क्वांटा ज्यादा दोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स, ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसको लेंगे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक क्वांटा ले सकता है, या एक क्वांटा जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे सकता है। मतलब मान लो 10 की जगह आपने 100 फेंका तो 100 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे, 100 की जगह पे 1000 दिया तो कितने लेंगे? 1000 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब 1000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से क्या बनता है? इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल करेंगे तो करंट बढ़ेगा, उससे काइनेटिक एनर्जी नहीं बढ़ेगी। Therefore, it is the number of electrons coming out of the metal. This explains why F must be greater than F naught. That is, photoelectric current is proportional to intensity, जो मैंने आपको बताया। और last, in Einstein's picture, the basic elementary process involved in photoelectric effect is, सबसे basic क्या है? Absorption of light quantum by electron. एक इलेक्ट्रॉन एक क्वांटा लेता है, और ये जो प्रोसेस है ना इंस्टेंटेनियस है, वो हमने आगे ही देख लिया। Thus, whatever may be the intensity, कोई फर्क नहीं पड़ता, the number of quanta of radiation per unit area per unit time, photoelectric emission is instantaneous। आप लोग इतने बारी बारी वर्ड्स देख के कंफ्यूज नहीं हो रहे हो ना? इंटेंसिटी दैट इज लिखा, मतलब जो इंटेंसिटी है वो क्या है? जितने क्वांटा इस पे गिरेंगे पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन इंस्टेंटेनियस होगा। क्यों? अगर इंटेंसिटी के साथ साथ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो आप इंटेंसिटी कितनी भी बढ़ाओ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे ही नहीं। आप एक साथ फिर कितनी भी इंटेंसिटी दो, ऐसा नहीं है कि वो इंटेंसिटी थोड़ा थोड़ा लेता जाएगा और एक साथ फिर बाहर निकलेगा ना, लेगा तो बाहर निकलेगा। अगर उसको चाहिए, मान लो कि 2 EV चाहिए, तो 2 EV या उससे ज्यादा है तो वो बाहर निकलेगा, वरना बोलेगा आगे बढ़ो। 1.9 भी नहीं चलेगा, 1.99 भी नहीं चलेगा। लो इंटेंसिटी डज नॉट मीन डिले इन एमिशन। 9, since the basic elementary process is the same, instantaneous है process, so intensity only determines how many electrons are able to participate। अगर आपने 1000 क्वांटास भेजे with the threshold frequency ज्यादा तो 1000 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे, मतलब करंट उतना होगा, बराबर है? and therefore the photoelectric effect or photoelectric current is directly proportional to intensity। और वो जो हमारा ये आइंस्टाइन का बेसिक प्रोसेस है वो क्या है? इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है। समझ में आ गया बेटा? पक्का लिख लिया सब लोगों ने? ओके, नेक्स्ट ये देखो, काइनेटिक एनर्जी को आप कैसे लिख सकते हो? EV नॉट याद रहना पड़ेगा, H न्यू माइनस फाइव नॉट, वेयर न्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू नॉट। न्यू नॉट मतलब फाइव नॉट। अब इसमें से मुझे V नॉट की वैल्यू फाइंड करनी है। E को नीचे भेज दो, H बाई EV माइनस फाइव नॉट बाई E, H बाई EV माइनस फाइव नॉट बाई EV। आप में से किसी को भी स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पता है? Y इज इक्वल टू mx प्लस c। m क्या होता है? स्लोप होता है। याद आ रहा है ऐसा कुछ? y वर्सेस x का ग्राफ, मतलब v नॉट वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ। m इज स्लोप, स्लोप ऑफ अ लाइन। ये क्या है? स्लोप ऑफ अ लाइन। तो इसलिए ये जो है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जो हमने ऑलरेडी आगे प्रूव किया है। ये उसका क्या है? h बाय e इज द स्लोप, और फाइव नॉट बाय e वो उसका क्या है? इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मतलब ये अगर आप उसको नीचे एक्सटेंड करोगे तो कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है? फाइव नॉट बाय e पे।
मतलब वहां पे उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल वो होगा फाई नॉट बाय ई, समझ रहे हो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा। दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इट प्रेडिक्ट्स दैट वी नॉट वर्सेस द कर्व, वी नॉट वर्सेस एन फ्रीक्वेंसी न्यू इज अ स्ट्रेट लाइन विद द स्लोप h बाय e। एमसीक्यू के लिए जबरदस्त चीज है ये, एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल। समझ रहे हो, नेचर ऑफ मटेरियल पे से वो टोटली इंडिपेंडेंट है। During 1906 and 1916, Millikan performed a series of experiments on photoelectric effect aimed at disproving Einstein's photoelectric equation. उसको लगा मैं आइंस्टाइन को गलत प्रूव कर रहा हूँ। He measured the slope of the straight line obtained for sodium, similar to that as shown in figure। ये रहा, सोडियम के लिए उसने किया। Using the known value of E, he determined the value of Planck's constant H। अब देखो E की वैल्यू तो पता थी, स्लोप पता था, तब उसने H की वैल्यू निकाली। कितनी निकली? H की वैल्यू Planck's constant 6.624 into 10⁻34 जूल सेकंड। ओके, और टू इज कॉन्टेक्स्ट J की वैल्यू और H की वैल्यू एज इट इज सेम आई। In this way, in 1916, Millikan proved the validity of Einstein's photoelectric equation instead of disproving it। H तो सही था, कांस्टेंट था, और उसने कैलकुलेशन में भी वो सही निकाला, तो मिलिकन जो गलत प्रूव करना जा रहा था बेचारा ने, उसने गलती से सही प्रूव कर दिया। मिलिकन वेरीफाइड फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन विद ग्रेट प्रिसीजन। एक एडवांसमेंट क्या हुआ, उसने प्रिसाइज दिया उसने फॉर अ नंबर ऑफ अल्कली मेटल्स ओवर अ वाइड रेंज ऑफ रेडियंट फ्रीक्वेंसी। उसने सिर्फ एक नहीं, बहुत सारे मेटल्स दिए और बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, और उन सबको उसने क्या किया, एक अच्छे से रिप्रेजेंट किया और उसको परफेक्टली प्रूव किया। ठीक है बेटा, तो ये जिनको लिखना है वो लिख सकते हो, नहीं हाँ ये दो जरूरी है और ये जरूरी है, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ये दो जरूरी है। ठीक है, चलो ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक है, इज द लाइट क्वांटम ऑफ एनर्जी टू बी एसोसिएटेड विद अ पार्टिकल। मतलब अब लाइट जो है वो पार्टिकल है कि वेव है? वेव तो हमने पढ़ लिया था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट दस गिव एविडेंस टू द स्ट्रेंज फैक्ट दैट लाइट इन इंटरेक्शन विद मैटर behaved as if it was also made up of quanta packets of energy, जिसकी हर एक एनर्जी क्या होती है, h न्यू। लाइट क्वांटा से बनी हुई है, हर एक की एनर्जी कितनी है, h न्यू या h। समझे? Einstein arrived at an important result that the light quantum can be also be achieved with the momentum hv by c। A definite value of energy as well as a momentum is a strong sign that light quantum can be associated with the particle। ये वैल्यू से भी आप लाइट क्वांटम को अचीव कर सकते हो। दिस पार्टिकल वाज लेटर नेम एज फोटोन। Particle like behavior of light was further confirmed in 1924 by the A.H. Compton on scattering of X-ray from electrons। कॉम्पटन ने भी एक्सरे के एक्सरे को स्कैटर कराया इलेक्ट्रॉन से। और इन 1921 आइंस्टाइन वाज अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू थियोरेटिकल फिजिक्स एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। In 1923, Millikan was awarded the Nobel Prize in Physics for his work on the elementary charge of electricity and on photoelectric effect। मिलिकन ने पता E की वैल्यू निकाली थी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को उसने सही प्रूव किया था। तो ये जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग है, नहीं लिखोगे तो चलेगा, बराबर है, समझाने के लिए था, इसलिए मैंने पढ़ा दिया। नेक्स्ट, अब ये जो है मोस्ट आईएमपी, इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फोटोन। In interaction of radiation with matter, radiation behaves as it is made up of particles called photons। मैंने बोला photons के बारे में। Each photon has energy, कितनी है, hf, and momentum, momentum का फॉर्मूला क्या होता है, P is equal to mv, P is equal to mv और P is equal to hv by c। अब सर कहाँ से आया, बताऊंगा आगे, आगे बताऊंगा। And c is the speed of light, हर एक की मोमेंटम इतनी होती है। All photons of light of a particular frequency mu and wavelength lambda have the same energy। जितने भी फोटॉन्स होंगे, मान लो एक ही लैम्बडा के साथ और एक ही फ्रीक्वेंसी के साथ, सबकी एनर्जी सेम होगी, एच वी इज इक्वल टू एच न्यू। दैट इज न्यू को क्या लिख सकते हैं, सी बाय लैम्बडा, और मोमेंटम पी इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी और एच बाय लैम्बडा। ठीक है, whatever the intensity of radiation may be, by increasing the intensity of light given, देखो अब P का फॉर्मूला HF by C ये है, और दूसरा उसका फॉर्मूला H by लैम्बडा। एनर्जी का फॉर्मूला होता है HF इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्बडा। ये दो फॉर्मूला याद रख लेना फोटॉन्स के लिए।
हाँ, by increasing the intensity of the given wavelength there is only an increase in the number of photons per second. बस खत्म, ये पहले भी हमने देख लिया, इंटेंसिटी बढ़ाने से सिर्फ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स ज्यादा निकलेंगे, फोटो करंट ज्यादा होगा, उसकी एनर्जी ज्यादा नहीं होगी. ओके, thus photon energy is independent of intensity of radiation. फोटोन की एनर्जी तो वही जो थी वही है, क्योंकि फोटोन की एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी पे. photons are electrically neutral and are not deflected by electric and magnetic field. ये जरूरी है याद रखना, न्यूट्रल होते हैं, तो फोटोन को अगर आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से पास करोगे तो कहीं पे डिफ्लेक्ट नहीं होंगे. और दूसरा है ना फोटोन पार्टिकल कोलिजन, एक फोटोन और एक पार्टिकल, दैट इज फोटोन और इलेक्ट्रॉन. मान लो टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, मतलब जो फोटोन है टकराने के बाद अपनी सारी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को. समझे? However, the number of photons may not be conserved in a collision. ऐसा जरूरी नहीं कि 1000 फोटोन है तो 1000 इलेक्ट्रॉन ही बाहर निकलेंगे ना, ऐसा जरूरी नहीं है. हाँ, पर जो भी फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराएगा वो फोटोन अपने पूरे की पूरी एनर्जी किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन को. सो द फोटोन में बी एब्जॉर्ब्ड और अ न्यू फोटोन में बी क्रिएटेड. ठीक है, फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा या तो न्यू फोटोन निकलेगा, ये भी हो सकता है. समझ रहे हो? तो आप बोलोगे सर ये फोटोन एब्जॉर्ब कैसे होगा, बहुत ही डिटेल में, हम इसमें ज्यादा अभी इसमें नहीं पढ़ रहे हैं. हाँ, बट इतना समझ लो कि फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, क्योंकि एनर्जी जितनी थी उसको इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाया, तो वो एनर्जी सारा पूरा फोटोन एब्जॉर्ब हो जाएगा, या फिर नया फोटोन बन सकता है. वो किस पे कैसे डिपेंड करता है, तो वो न्यूक्लियर फिजन और फ्यूजन का पूरा प्रोसेस है, वही है. ठीक है, समझ में आया? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है थियरी के लिए, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. EV नॉट प्लस फाई नॉट अपॉन HC. सो लैम्बडा E की वैल्यू आपको पता है. ओ सॉरी गलती हो गई, लैम्बडा ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा HC बाय EV नॉट प्लस फाइव. ओके, H की वैल्यू 6.63 इंटू 10⁻² - 34. C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸8. EV नॉट कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻² -19. V नॉट की वैल्यू 0.6. फाइव नॉट कितना है आपके पास, 2.14 EV. 2.14 EV की जगह पे 1.6 इंटू 10⁻² -19, क्योंकि EV को कन्वर्ट करना पड़ेगा. अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6.63 इंटू 3 इंटू 10⁻² प्लस 8 कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, -26 होल अपॉन. अब देखो इन दोनों में से 1.6 इंटू 10⁻² -19 कॉमन निकाल सकते हो, 0.6 प्लस 2.14, 0.6 प्लस 2.14 ये होगा आपका 2.74. ओके, और इन सबको आप कैलकुलेशन कर लो, ये -19 ऊपर जाएगा तो +19, और सबको कैलकुलेशन करोगे तो फाइनल आंसर आएगा 4.5369 इंटू 10⁻² -7. और वेवलेंथ मीटर में होता है तो इसको दो साइड इधर शिफ्ट कर दूंगा तो 453.69 10⁻² -9 मीटर, मतलब 453.69 nm. ठीक है, क्लियर हुआ? पक्का? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. The wavelength of light in the visible region is about 390 for this and 580 for this in green color and 760 for red color. What are the energies of photon at the violet, second average wavelength, yellow green color, and third red end of the visible spectrum? What are the energies of photon in EV at the violet? बराबर है. दूसरा किसके लिए, येलो ग्रीन, और तीसरा रेड के लिए. और बी क्या फाइंड करना है, फ्रॉम विच ऑफ द फोटोसेंसिटिव मटेरियल विद वर्क फंक्शन लिस्टेड कैन यू बिल्ड अ फोटोसेंसिटिव डिवाइस और फोटोइलेक्ट्रिक डिवाइस दैट वुड ऑपरेट. ओके, सबसे पहले तो ए हम कैलकुलेट करते हैं. हमारे पास लैम्बडा वी दिया हुआ है, लैम्बडा वी वायोलेट के लिए दिया हुआ है 390 इंटू 10⁻² -9 मीटर. लैम्बडा एवरेज वेवलेंथ मतलब ये ऐसा कंफ्यूज नहीं होना, यदि एवरेज वेवलेंथ तो येलो ग्रीन कलर मतलब येलो मान लेते हैं. कितना दिया हुआ है, 550 नैनोमीटर. और हमारे पास लास्ट में क्या दिया हुआ है, रेड 760 इंटू 10⁻² -9 मीटर. अब हमें H की वैल्यू भी दी हुई है 6.63 इंटू 10⁻² -34
जूल सेकंड, और 1 ईवी की वैल्यू दी है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। ओके, सबसे पहले हम किसके लिए फाइंड करेंगे? फॉर वायलेट एंड हमें क्या फाइंड करना है? एनर्जी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? एच एफ मतलब एच सी बाय लैम्बडा। तो देयरफॉर ई फॉर वायलेट कितना हो जाएगा? एच सी बाय लैम्बडा वी। एच कितना है? 6.63 इंटू 10⁻⁻34 इंटू सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ और लैम्बडा की, हाँ लैम्बडा वी दिया हुआ देखो 390 इंटू 10⁻⁹ मीटर। अब सुनना बेटा, इसका आंसर जो आएगा वो जूल में आएगा, बट हमें उसको ईवी में कन्वर्ट करना है। तो जब ईवी में कन्वर्ट करना होगा तो प्लीज ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में बोला है इन ईवी। तो जब आपको उसको ईवी में कन्वर्ट करना है तो आप उसको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁹ समझ रहे हो? 1 EV इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल। तो 1 जूल मतलब कितना होगा? तो डिवाइड में ही आएगा ना, ये देखो 1.6, इसलिए देखो ये डिवाइड में आया। और अगर आप सब कुछ कैलकुलेशन करोगे तो ईवी की, वायलेट की एनर्जी की वैल्यू होती है 3.19 ईवी। ओके, अब फॉर येलो रेड, येलो ग्रीन है, येलो ग्रीन है ना क्वेश्चन में? यस, येलो ग्रीन कलर। एनर्जी ऑफ येलो क्या होगा? एच सी बाय लैम्बडा येलो। एच कितना होगा? 6.63 इंटू 10⁻⁻34। सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸ लैम्बडा की वैल्यू उसके लिए कितनी दी हुई है? लैम्बडा, हाँ यहाँ पे ई लैम्बडा डाल देना ताकि वो ई में ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाए इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बराबर है। ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और लैम्बडा की वैल्यू दी हुई है 550 Nm, 550 इंटू 10⁻⁹। सब कुछ कैलकुलेशन करने के बाद इसका आंसर आएगा 2.26 ईवी। और तीसरा फॉर रेड एंड, तो ई आर का फॉर्मूला क्या होगा? ई एच सी बाय ई लैम्बडा आर। एच इज 6.63 इंटू 10⁻⁴, सी की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, ई की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁹ और लैम्बडा आर की वैल्यू दी हुई है 760 इंटू 10⁻⁹। ई आर की वैल्यू आएगी 1.64 ईवी। अब आपको टेबल, जैसे आप टेक्स्ट बुक में चेक कर लेना, सीजियम का वर्क फंक्शन 2.14 है, बराबर है। पोटेशियम का है 2.30 और सोडियम का है 2.75। अब देखो ईवी का 3.19 है, तो मतलब आप इन तीनों में से कोई भी ईवी के लिए यूज नहीं कर सकते, है ना? नहीं, आप वायोलेट सबके लिए यूज कर सकते हो। उसका रीजन बताता हूं, इतनी एनर्जी दोगे और उनको मिनिमम वर्क फंक्शन इतना है, ठीक है? तो उसका बी पार्ट, वायलेट कैन बी यूज्ड बाय, वो हमने एक्सपेरिमेंट में देखा था, ऑल थ्री। येलो देखो 2.26 है, मतलब वो सीजियम के लिए नहीं होगा, सीजियम के लिए होगा सिर्फ, के और एन के लिए नहीं होगा। 2.26 देगा मतलब उसमें से 2.14 बाहर निकालेगा। 2.26 ईवी दिया तो 2.14 ईवी होगा तो बाहर निकलेगा ना। अब 2.30 ईवी होगा तो नहीं निकलेगा, क्योंकि उसको उतनी एनर्जी नहीं मिल रही है, समझ रहे हो? मतलब ये एनर्जी हम उसको दे रहे हैं, ये वाली, ये और ये। तो येलो जो है वो किसके लिए यूज हो सकती है? कैन बी यूज्ड ओनली बाय सीजियम। और रेड तो किसी के लिए भी नहीं, क्योंकि उसका 1.64 है, वो तीनों में से किसी के लिए भी नहीं होगा, बराबर? क्लियर हो गया बेटा? पक्का? कैलकुलेशन थोड़े भारी भारी है, तो प्रैक्टिस करिएगा तो इजीली क्लियर हो जाएगा। डन? ओके, आगे बढ़ते हैं। वेव नेचर ऑफ मैटर हमने अभी चेक कर लिया कि भाई पार्टिकल नेचर तो देखा था, अब उसको वेव नेचर में कन्वर्ट करते हैं। इन 1924 द फ्रेंच फिजिसिस्ट लुइस विक्टर डी ब्रोली, ओके, डी ब्रोली
डी ब्रॉगली नहीं है वो, ब्रॉली. पुट फॉरवर्ड द बोल्ड हाइपोथेसिस दैट मूविंग पार्टिकल ऑफ मैटर शुड डिस्प्ले वेव लाइक प्रॉपर्टीज अंडर सुटेबल कंडीशन. कोई भी पार्ट मैटर मतलब समझ रहे हो, एक सिंगल पार्टिकल है, वो मूव हो रहा है तो वो एक पर्टिकुलर कंडीशन में वो वेव की तरह बिहेव करता है. He reasoned that nature was symmetric and that the two basic physical entities, matter and energy, must have symmetrical character. नेचर में एक जो मैटर के लिए, एक बात समझो, नेचर पूरा सिमेट्रिकल है तो दो बेसिक क्वांटिटी, एक मैटर और एनर्जी, उसका भी सिमेट्रिकल कैरेक्टर होना चाहिए. कैसे, तो समझाता हूँ. इफ रेडिएशन शोज डुअल एस्पेक्ट, रेडिएशन है हमने आगे देखा, तो सो शुड मैटर, मैटर भी दोनों दिखाना चाहिए. डी ब्रॉलीज proposed that the wavelength lambda associated with the particle of momentum p is given by lambda is equal to h by p, और p is equal to h by lambda जो मैंने आपको बताया था ना, lambda is equal to h by p, ये उसके फॉर्मूला उसने डिराइव किया था, where m is the mass of the particle and v is its speed. Now this equation is known as de Broglie's relation and wavelength is known as de Broglie's wavelength. ये जो आपको इक्वेशन निकला ना बॉस, दिस वाज द मोस्ट व्हाट टू से ट्रांसफॉर्मिंग पीरियड. सब कुछ उसने पूरा उल्टा सुल्टा, ब्रेक थ्रू पीरियड जिसको बोल सकते हैं. द डुअल एस्पेक्ट ऑफ मैटर इज एविडेंट इन द डी ब्रॉगली रिलेशन. कैसे, तो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन लैम्डा इज द एट्रीब्यूट ऑफ अ वेव, व्हाइल ऑन द राइट हैंड साइड h by mv वो पैकेट्स के लिए होता है. मोमेंटम p इज ओनली एट्रीब्यूटेड टू पार्टिकल, मतलब वेव और पार्टिकल दोनों एक साथ. याद करो, मैटर है वो वेव की तरह भी दिखता है और पार्टिकल के तरह. प्लैंक्स कांस्टेंट h रिलेट्स टू द टू एट्रीब्यूट्स. जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो एनर्जी में भी आता है और मैटर में भी आता है. आ गया समझ में. तो ये जो था डी ब्रॉगली वेवलेंथ, आप ये फॉर्मूला याद रखना, इसको कुछ ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, यहां से जरूरी है. P इज इक्वल टू, आपको पता है क्या है फॉर्मूला, P इज इक्वल टू एच न्यू बाय सी, P इज इक्वल टू एच एफ बाय सी. समझ रहे हो, पक्का, श्योर. और H सी बाय एफ मतलब एच बाय लैम्बडा भी बोल सकते हैं. तो इधर से लैम्बडा मेरा क्या निकलेगा, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी निकला, देखो आया ना. और दूसरा हमने यहाँ पे देख लिया, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय एम वी, लैम्बडा इज इक्वल टू एच बाय पी, लैम्बडा इज इक्वल टू सी बाय वी. अब दूसरी ये कहाँ से आया, P इज इक्वल टू लैम्बडा का फॉर्मूला बेटा यहाँ पे देख लो, ये रहा. कंफ्यूज नहीं होना बेटा, आप कंफ्यूज तो बिल्कुल मत होइए. देखो समझाता हूँ मैं, आपके पास ये दिया हुआ P इज इक्वल टू एच एफ बाय सी. तो देयरफॉर इधर में ये न्यू है, न्यू, इसको मैं ऊपर लेके जाता हूँ, P को नीचे लेके आता हूँ, तो C बाय एफ इज इक्वल टू एच बाय पी. शायद आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे नीचे लिखता हूँ. देखो यहाँ से क्या निकलेगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, P इज इक्वल टू एच एफ बाय सी. अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, P को नीचे लेके आऊँ, C को ऊपर लेके जाऊँ, C बाय एफ इज इक्वल टू एच बाय पी. और h बाय पी क्या होता है, लैम्बडा, हमने आगे देख लिया. C बाय एफ, ये न्यू जो है ना वो फ्रीक्वेंसी है. दैट इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ अ फोटोन given by equation equals the wavelength of an electromagnetic radiation of which the photon is quantum of energy and momentum. अब देखो ये h by p और c by nu, ये दोनों रिलेशन लैम्बडा से मैच कर रहे हैं, तो इसका मतलब हमें यहाँ पे एक बात तो फिक्स हो गई कि यहाँ पे ये फोटोन के लिए भी सही है और रेडिएशन के लिए भी सही है. h by p फोटोन है और c by nu रेडिएशन है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का किसकी होती है, रेडिएशन की होती है ना. आया समझ में, पक्का, ओके. Clearly from equation lambda is smaller for heavy particle, lambda is smaller or more energetic particle. For example, de Broglie wavelength of a ball of mass 0.12 kg with a speed this. लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, अभी हमने देखा, देखो क्या है फॉर्मूला उसका, h by mv. तो h by mv, h कितना है 6.63 into 10⁻⁻34. अब ये जो बॉल है उसका मास कितना है 0.12, स्पीड कितनी है 20. करो कैलकुलेशन. अब जितना चाहे उतना कैलकुलेशन करो, इसका आंसर कितना आएगा पता है आपको, बताता हूँ मैं. देखो
6.63 divided by 0.12 divided by 20. 2.7625 into 10⁻34 मीटर। अब दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है कि इतना छोटा वेवलेंथ मेजर कर सके। दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट इट इज बियॉन्ड एनी मेजरमेंट। मतलब जैसे जैसे आप मास, और ये इसके कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है? इलेक्ट्रॉन का मास जल्दी से बताओ। 9.1 इंटू 10⁻⁻31 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kg। देखो, और ये मास देखो, इसलिए मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इतना छोटा होता है, इसलिए उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है। और ये बॉल का मास इतना बड़ा है, इसलिए उसकी वेवलेंथ छोटी हो जाएगी। दिस इज द रीजन व्हाई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स इन आवर डेली लाइफ डू नॉट शो वेव लाइक प्रॉपर्टी। हम सी वी आर आल्सो मैटर, बट हम क्यों नहीं वेव लाइक प्रॉपर्टी दिखाते हैं? बिकॉज पहली बात तो हमारा मास इतना ज्यादा है और दूसरी हमारी स्पीड कम है, तो इसलिए हम कहां से वेव बताएंगे? ऑन द अदर हैंड, इन द सब एटॉमिक डोमेन द वेव कैरेक्टर ऑफ पार्टिकल इज सिग्निफिकेंट एंड मेजरेबल, क्योंकि उनका मास छोटा होता है, इसलिए आप इजीली उसका कैलकुलेशन कर सकते हो। ये चीज समझ में आई ना बेटा? बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, याद रख लियो। Now consider an electron which is accelerated from rest through potential v पोटेंशियल से उसको एक्सेलरेट कर रहे हैं, तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी k कितनी आ जाएगी? ev। उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी ev आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हाफ mv स्क्वायर को हम लिख सकते हैं p स्क्वायर बाय 2m। तो इधर से p की वैल्यू कितनी निकलेगी? अंडर रूट 2m k, वेरस k कितना है? ev, तो 2m ev आ गया। अब ये याद रहेगा, ये दो फॉर्मूला। हाँ, डी ब्रोगली वेवलेंथ का क्या फॉर्मूला है? लैम्डा इज इक्वल टू h बाय p। p की जगह पे अंडर रूट 2m के डाल सकता हूँ, उसकी जगह पे अंडर रूट 2m v भी डाल सकता हूँ। हाँ, अब लैम्डा इज इक्वल टू h बाय अंडर रूट 2m e और b। देखो, आपके पास h की वैल्यू पता है, आपके पास m की वैल्यू पता है, आपके पास e, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, e की वैल्यू पता है। सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो ये सब की वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, क्या निकलेगा? लैम्डा इज इक्वल टू 1.227 डिवाइड बाय रूट v। अब मान लो v इज द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, जितना पोटेंशियल, अगर v की वैल्यू 120 डाली, 120 डाल दी, तो आपका लैम्डा आएगा 0.112 नैनोमीटर। एंड दिस इज द सेम वेवलेंथ ऑफ द ऑर्डर ऑफ अ स्पेसिंग बिटवीन द एटॉमिक प्लेन्स इन क्रिस्टल। दो क्रिस्टल्स के बीच में जो प्लेन होता है, दो क्रिस्टल प्लेन्स होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस होता है, उसका इतना ही मेजरमेंट होता है। एंड दिस सजेस्ट दैट मैटर वेव्स एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन कुड बी वेरीफाइड बाय क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट एनालोगस टू एक्स-रे डायफ्रैक्शन। क्रिस्टल डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट हमारे स्कोप से बाहर है, इसलिए हमको नहीं पढ़ना है। एक्सरे डायफ्रैक्शन भी हमारे स्कोप से बाहर है, इसलिए नहीं पढ़ना। सिर्फ ये बता रहा है कि भाई आप इजीली उसको मेजर कर सकते हो। चेक कर कितना है, सिंपल ना? क्लियर हुआ? ये डेरिवेशन याद रहेगा, फॉर्मूला याद रहेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट, ये जो है ना बंदा बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, मैं नहीं चाहता कि भाई बहुत बड़ा लेक्चर हो जाए। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लास्ट है, उसके बाद न्यूमेरिकल्स है थोड़े बहुत, और एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम ले लेंगे, बहुत मुझे इतना हैवी नहीं करना है। सो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तो टिल देन स्टडी वेल एंड टेक केयर बेटा।